हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है जीएसवी तजय में। तो दोस्तों हमने जो चर्चा जहां पर रोकी थी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, क्योंकि ये एमपीपीएससी प्री और मेंस में समान रूप से आपको सहयोग करेगा। ठीक है, और बाकी जो इतनी भी एग्जाम्स हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है या व्यापा में यूपीएससी है, एसएससी है, या जितने भी जैसे कि यूजीसी नेट होता है ना, और एमपी सेट या अन्य स्टेट के जो सेट होते हैं उसमें समान रूप से उपयोगी रहेगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे बिना देर किए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम बहुत सारी चर्चाएं कर चुके थे। तो जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा हो दोस्तों, तो प्लीज पहले जाकर वो पिछला लेक्चर देखें ताकि इसको पूरी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं शक्तियां की। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो शक्तियां हैं वो आर्टिकल 149 में बात की गई है। 149 में जो कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, और बात कही गई है कि सर्वोच्च लेखांकन की संस्था कौन सी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह संस्था सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करती है एवं किसी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकती है तथा किसी भी विभाग से दस्तावेज मंगवा सकती है। कुल मिलाकर के जो एक अधिनियम है सिविल न्यायिक अधिनियम 1909 का, उसमें उसके माध्यम से जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोस्तों, इसको एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। और सिविल न्यायालय की शक्तियां क्या होती है? ये किसी को भी समन जारी कर सकता है, साक्ष्य से संबंधित जितने भी दस्तावेज है वो प्राप्त कर सकता है किसी भी विभाग से, चाहे न्यायालय से या विभाग से, और किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में अपने समक्ष प्रस्तुत होने का या जांच के समक्ष जांच करने के लिए अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए समन जारी कर सकता है। ठीक है, इतनी सारी शक्तियां हैं इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। और लेखांकन की सर्वोच्च संस्था है दोस्तों, मतलब जांच करने वाली कि सरकार का जो धन है वो कहां पर खर्च हुआ। केग एवं लोक लेखा समिति के मध्य कौन कौन से संबंध है? तो केग अपनी जो लेखा परीक्षा की रिपोर्ट है वह किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति जो है उसे संसद के पटल पर रखवाता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। कौन रखवाते हैं? राष्ट्रपति जी रखवाते हैं। और जो राष्ट्रपति जी की रिपोर्ट है वो संसद में रखवाते हैं, तो वहां पर सबके सामने जाती है, पेश होती है, और संसद के द्वारा फिर जो केग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, और जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है वह इसका अध्यक्ष होता है। ये इसकी फिर क्या करते हैं? जांच करते हैं कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने जो रिपोर्ट दी है वह सही है या गलत है, और उसका सरलीकरण करते हैं, मतलब कि उसको आसान भाषा में बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो केग की रिपोर्ट होती है वह बहुत ही तकनीकी रिपोर्ट होती है। ठीक है, उसको आसान भाषा में बनाने के लिए, ताकि सभी सांसदों को और जितने भी सदस्य होते हैं सभी को और देश की जनता को आसान भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है फिर, तथा केग लोक लेखा समिति की सहायता करती है, क्योंकि वो बताती है कि हमने रिपोर्ट में ये जानकारी उपलब्ध कराई है। लोक लेखा समिति के द्वारा रिपोर्ट को समझने के लिए कभी भी केग को बुलाया जा सकता है। केग की जो रिपोर्ट होती है वो तकनीकी किस्म की होती है, टेक्नोलॉजी किस्म की होती है, मतलब उसमें जो शब्दावली है, जो भाषा है वो तकनीकी होती है। इसलिए जो लोक लेखा समिति है इसके द्वारा इस रिपोर्ट को सरल बनाया जाता है, आसान भाषा में बनाया जाता है, और इसके बाद ही ये संसद के समक्ष क्या करती है? प्रस्तुत करती है। केग को जो सरकारी धन है उसकी रखवाली के लिए जो है सबसे बड़ी ये संवैधानिक संस्था है। केग की भूमिका क्या है? जनता के पैसे की रक्षा करना। ठीक है, कार्यपालिका के जितने भी वित्तीय खर्च है जो विधायिका के समक्ष नियंत्रित होते हैं, किसके समक्ष नियंत्रित होते हैं? विधायिका के समक्ष। मतलब कार्यपालिका से अगर कुछ भी पैसा आपको खर्च करना हो तो उस पर नियंत्रण कौन करती है? विधायिका करती है। परंतु खर्च हो जाने के बाद लेखांकन कौन करता है? तो वह केग करता है। केग के बिना विधायिका कार्यपालिका के वित्तीय खर्च पर नियंत्रण नहीं बना सकती। अगर केग नहीं होता तो जो विधायिका है, जो कानून का निर्माण करती है, जो सरकार पर दबाव बनाती है, वह कार्यपालिका के जितने भी वित्तीय खर्च है उस पर नियंत्रण नहीं कर पाती, क्योंकि जो केग है वह संसद का मित्र और मार्गदर्शक दोनों है। वह रास्ता दिखाता है, बताता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है, जिससे कि
सरकारी धन का उपयोग जनता के हित में किया जा सके। ये केक का कार्य है दोस्तों। केक कार्यपालिका के वित्तीय जो खर्चे को नियंत्रित करके करदाताओं के पैसों की रक्षा करती है। जो भी टैक्स देने वाले हैं, जिसे हम देते हैं, आप देते हैं, जब भी कर देता है, टैक्स देता है, वो टैक्स से सरकार के पास धन आता है और उस धन की रक्षा करने का जिम्मा किसके पास है? वो है केक के पास। और केक का ये वाला जो कार्य है, ये कार्यपालिका वाला कार्य है। ठीक है, बढ़ने आगे। उच्चतम न्यायालय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, दोनों के मध्य कौन से संबंध है? तो संविधान, दोनों संवैधानिक संस्था है। उच्चतम न्यायालय भी संवैधानिक है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी क्या है? संवैधानिक है। और जो उच्चतम न्यायालय है अर्थात सुप्रीम कोर्ट, वह क्या करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों की भी रक्षा करती है और इसको मार्गदर्शन भी देती है। दोनों एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करते हैं और प्रभावशाली बनाते हैं। अर्थात अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नुमाइंदों को अगर यहाँ पर रख देती है, अपने पक्ष वाले व्यक्ति को रख देती है, तो उच्चतम न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करती है और बताती है ये पद जो है ये संवैधानिक पद है और यहाँ पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो निष्पक्ष हो और अपने कार्य को ठीक से इंप्लीमेंट कर सके, जिससे कि भारत के धन की रक्षा हो सके। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय क्या करना बनाता है? प्रभावशाली बनाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। बढ़ते हैं आगे। नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक है दोस्तों, उसकी जो रिपोर्ट है वह कैसी है? अनुशंसात्मक। मतलब कि यह केवल अनुशंसा कर सकता है, इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। कार्रवाई की मांग कर सकता है कि हमने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है इसमें ये गड़बड़ियां पाई गई हैं, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जो लोक धन है उसका सही से उपयोग नहीं हुआ है, अर्थात संसद से यह निवेदन है कि आप इन पर कार्रवाई करें। अनुशंसा करती केवल, ये खुद कार्रवाई नहीं कर सकती। अब ये संसद पर डिपेंड करता है कि वह इनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करे या ना करे, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए इस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह केवल अनुशंसा करती है, आपकी मर्जी, आप उस पर व्यवहारिक काम करें या ना करें। परंतु संसद के समक्ष क्या होता है? दबाव महसूस हो जाता है, क्योंकि ये अपनी रिपोर्ट जैसे ही पेश करते हैं तो जनता के सामने इसके सारे आंकड़े आ जाते हैं, तो सरकार डर जाती है, क्योंकि अगली बार अगर चुनाव के मैदान में उतरना है तो हमें इनकी बात मानना ही पड़ेगी। फिर इस पर वो जांच करवाती है। कह रही है जांच केवल फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत कम बार ऐसा होता है कि इनकी जांच पूरी सही तरह से की जाती है। ठीक है, खैर ये अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाते हैं, लेकिन जो संसद है वो ठीक से काम नहीं करती आगे चल करके। परंतु परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है और न्यायालय के द्वारा कोयले आवंटन और स्पेक्ट्रम के जो आवंटन है वो रद्द कर दिया गया है। मतलब ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं इनकी रिपोर्ट के आधार पर कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने या उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, क्योंकि जनता का धन है वो इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका सुनी और जो जनता के हित में हो सकता था वो काम इन्होंने करवाया। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बढ़ती जो शक्तियां हैं में न्यायालय का अत्यधिक योगदान होता है। सार्वजनिक निजी सहभागिता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी में अर्थात जो प्राइवेट सेक्टर होता है और जो पब्लिक सेक्टर होता है, जहां पर दोनों की भागीदारी होती है, दोनों मिलकर के देश के विकास कार्य करते हैं, दोनों मिलकर के सरकारी धन का और प्राइवेट धन का दोनों का एक साथ उपयोग करके जनता की भलाई में काम करते हैं, उस मॉडल को हम पीपीपी मॉडल कहा जाता है, सार्वजनिक निजी सहभागिता। ठीक है, इसका जो लेखा परीक्षा इससे संबंधित काम करता है या नहीं करता है, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा अभी भी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत चलने वाली परियोजनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया जा रहा है, मतलब वर्तमान में यह नहीं कर रही है। कौन करता है फिर? तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वही अपना लेखा परीक्षा करवाते हैं, न कि ये करते हैं। ठीक है, केक नहीं कर रहा अभी, वर्तमान में नहीं कर रहा, एक समय में करता था, अभी नहीं कर रहा। जबकि इन परियोजनाओं में सार्वजनिक व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है और वर्तमान में इनका बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा इसमें हो रहा है, क्योंकि जो सार्वजनिक व्यक्ति है, अधिकारी है, वो भी इसमें होता है, प्राइवेट व्यक्ति भी इसमें होते हैं। दोनों मिलकर के सरकारी धन का प्रयोग जनता की भलाई में करते हैं, परंतु जनता की भलाई के नाम पर बहुत सारा भ्रष्टाचार उनमें हो जाता है। परंतु इस कार्य से दूर रखा गया है केक को। पहले करते थे ये, पर वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। तो फिर इनका जो है काम कौन देखता है? तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर या फिर मंत्रालय जो होते हैं वही इस पर निगरानी रखने का काम करते हैं।
और आपको पता ही है मंत्रालय और प्राइवेट व्यक्ति कैसे निगरानी रखते हैं, ऐसे निगरानी रखते हैं कि निगरानी ऐसी रखी जाए कि उस निगरानी में हम ना आ पाए, ठीक है, जनता का ध्यान ना आ पाए। न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर कुछ परियोजनाओं का लेखा परीक्षा किया जाता है। फिर अगर न्यायालय कुछ निर्णय दे दें तो फिर केक क्या करता है, फिर कर सकता है, लेकिन अधिकांशतः तो अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। परंतु पीपीपी के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के लेखा परीक्षक के लिए संसदीय अधिनियम 1971 में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें लेखा परीक्षक को पीपीपी की परियोजना लेखा परीक्षक का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। जो पीपीपी मॉडल है उसके अंतर्गत भी इन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए कि वहां पर ये जांच कर सके, पता लगा सके जो पब्लिक धन है, जो जनता का पैसा है, जो सरकार का पैसा है, वो सही जगह लगा है या नहीं लगा, ठीक है। विवाद कौन सा इसमें? तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो किए गए के द्वारा कुछ मामलों पर अनुमानित घाटे की बात की जा रही है, जो आजकल विवाद का मूल कारण बना हुआ है, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम विवाद भी प्रमुख है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें केग ने खुलासा किए हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, अभी जो एक हुआ है ना एक्सप्रेसवे में घोटाला, द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उसमें घोटाला, 1 किलोमीटर सड़क 250 करोड़ में बनाई दोस्तों, पता नहीं सोने चांदी की बना रहे थे या क्या कर रहे थे वो, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे घोटाले हैं जिनकी केग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है और बताया है जो भारत में जो अनुमानित घाटा है वो बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है? जो सरकारी धन है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और भयानक भ्रष्टाचार हो रहा है। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन वर्ष 2008 में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता था। तो पहले आओ पहले पाओ में कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है, फिर वो जमकर पैसा लगाता है और जमकर पैसा वसूलता है, ठीक है। तो ये घोटाला बहुत बड़ा हुआ था, बाद में चल करके ऐसा माना गया। परंतु केग का मानना था कि यदि यह आवंटन नीलामी प्रक्रिया के आधार पर किया गया होता तो सरकार को लगभग 1,70,000 करोड़ का लाभ होता, जो कि अनुमानों पर आधारित जांच थी। इसी तरह कोयला ब्लॉक आवंटन में भी घाटा दिखाया गया। रियल में अगर सरकार नीलामी की जो प्रक्रिया है अगर वह सही से करती तो भारत सरकार को कितना फायदा होता? 1,70,000 करोड़ का, जो नहीं हो पाया। वो किसे हुआ? वो पैसा सारा भ्रष्टाचार में चला गया और प्राइवेट लोगों को और बाकी अधिकारी लोगों को इसका फायदा हुआ। मतलब हमारा पैसा है जो है वो बहुत सारा वेस्ट हो गया, ये केग का मानना था। 2G स्पेक्ट्रम और कोयला जो ब्लॉक के आवंटन में केग द्वारा भारी अनियमितता प्राप्त की गई कि बहुत सारे अनियमित काम हुए हैं जो नहीं होना चाहिए थे। इसमें केग ने अनुमानित घाटे की संकल्पना का प्रयोग किया, जो वर्तमान उदल जो वर्तमान समय में दुनिया के अनेक देशों में किया जाता है ना। जो घाटे के बारे में बताया जाता है उसको उदल कहते हैं, उगल कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। आलोचक जो आलोचना करने वाले हैं वो मानते हैं केग ने अपनी परंपरागत भूमिका से आगे बढ़कर कार्य किया और नीति निर्माण के मामलों में भी हस्तक्षेप किया, जबकि नीति निर्माण सरकार का विशेषाधिकार है। परंतु ज्यादातर लोग इन आलोचनाओं से सहमत नहीं है, बल्कि वे केग की भूमिका से सहमत हैं ना, क्योंकि केग ने सरकार के 2G स्पेक्ट्रम मामले में पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया में कमी बताई और बताया कि इससे सरकार को करोड़ों का राजस्व घाटा हुआ है। तो आलोचना करते हैं जो केग की, वो तो यही बोलेंगे ना, क्योंकि उनकी उजागर हो जाएंगे उनके भंडारण, उसके घोटाले। तो आलोचना करने वाले जो बड़े अधिकारी या बहुत सारे होते हैं वो कहते हैं कि केग का काम है केवल पोस्टमार्टम करना, केग का काम नीति निर्माण करना नहीं है। और ये तो नीति निर्माण करने लगा है, यहाँ पर सरकार को राय देने लगा है कि सरकार को क्या करना चाहिए, जबकि हमें पता है हमें क्या करना है। जबकि जो सही व्यक्ति होता है जिसको पता है वो कह रहा है कि नहीं भैया ये काम सही हुआ है। केग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सही प्रस्तुत करी है और अपने जो कार्य है उसके दायरे में ही रहकर उन्होंने अपना काम किया है। उनका काम है सरकार के पैसा और जनता के पैसे को बचाना, उनकी रक्षा करना। और यहाँ पर तो घोटाले हो रहे हैं जिससे राजस्व घाटा बढ़ रहा है सरकार का, वो नहीं होना चाहिए। तो ये केग ने सही काम किया है। तो पक्ष विपक्ष में दोनों बातें होती हैं दोस्तों, ये बातें यहाँ पर हो रही है। बढ़ते हैं आगे। केग ने जनता के धन के संरक्षक होने के कारण राजस्व की इस क्षति पर प्रश्न चिन्ह लगाया था तथा बाद में केग की राय से सहमत होते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2G स्पेक्ट्रम जो आवंटन को पूर्णतः रद्द कर दिया। इससे यह प्रमाणित होता है कि केग की जो भूमिका थी वह सही थी, मतलब कि 2G स्पेक्ट्रम जो आवंटन है उसको पूर्णतः रद्द कर दिया सरकार ने। इससे यह पता लग गया ना कि जो केग की जो रिपोर्ट थी वो सही थी, जो केग बात बता रहा था वो अपनी बातें सही बता रहा था, उसने अपनी रिपोर्ट सही बनाई और अपनी जो राय व्यक्त करी वो भी सही व्यक्त करी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय
ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था इसके किस पर 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन पर। ठीक है, तो उसने फिर रद्द कर दिया बाद में आगे चल करके। अब बहुसदस्यीय केक, अब आगे बाद में नया टॉपिक है इसमें। एक वर्ग का मानना है कि केक को अत्यधिक जिम्मेदार तथा उपयोगी बनाने हेतु इसे चुनाव आयोग की तरह बहुसदस्यीय निकाय बनाया जाए, जिससे पक्षपात रहित जांच प्रक्रिया अपनाई जा सके तथा व्यक्तिवादी प्रभावों का अभाव रहे। तो बहुत सारे मान रहे हैं अभी वर्तमान में तो क्या है दोस्तों, एक सदस्यीय है, मतलब जो केक है उसमें केवल एक ही सदस्य होता है, वही प्रमुख होता है और वही व्यक्ति अपना सारा काम संचालित करवाता है बाकी कर्मचारियों के माध्यम से। परंतु बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो केक है उस संस्था को बहुत सारा सदस्यवार बनाया जाना चाहिए, मतलब कि केक के अलावा अन्य अधिकारी भी केक होना चाहिए जो क्या कर सके, जो केक की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दे सके, कार्यों को अच्छे से हो सके और जिम्मेदारी और उपयोगी काम कर सके, मतलब अपना जवाबदेहिता के साथ उत्तरदायित्व के साथ काम कर सके। क्योंकि अगर बहुसदस्यीय चीजें होंगी तो वहां पर बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा। जैसे कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं मान लीजिए, 5 सदस्यीय संस्था है अगर, और मान लीजिए कि कोई सरकार का व्यक्ति मान लीजिए एक होगा तो केवल सरकार का पक्ष लेगा, और पता चला कि 4 जो हैं वह सरकार के व्यक्ति नहीं है, वह निष्पक्ष हैं और वह ईमानदारी से अपना काम करना चाह रहे हैं, तो एक व्यक्ति के होते हुए भी वह सरकार की बातों राय मशवरा में अपना काम नहीं कर पाएगा और बाकी जो सदस्य हैं बहुमत से अगर फैसला लिया जाएगा तो वह निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है, तो पक्षपाती नहीं होगा व्यक्ति, मतलब किसी का पक्ष नहीं ले सकेगा अगर बहुसदस्यीय संस्था है तो। केक को बहुसंसदीय जो है बनाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला क्या, एकल व्यक्ति के बजाय समूह अधिक उत्तरदायी तथा प्रभावी हो सकता है, मतलब ग्रुप में होते हैं व्यक्ति और बहुत सारे अगर व्यक्ति होंगे तो उनका उत्तरदायित्व आसानी से निर्धारित हो सकेगा और काम भी अच्छे से कर पाएंगे। ये तर्क है पहला। तो दूसरा तर्क क्या है, जो बहुसदस्यीय केक है राजनीतिक विवादों से दूर रहेगा, क्योंकि बहुसदस्यीय है तो मान लीजिए एक सरकार का पक्ष ले सकता है, 2 ले सकते हैं, लेकिन बाकी अगर 3 होंगे तो वह नहीं लेंगे, जिससे कि सरकार इन पर क्या नहीं बना पाएगी, अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाएंगी और ये स्वतंत्र रूप से अपना काम कर पाएंगे। अधिक सदस्य होने पर जांच तथा अन्य कार्यभार जो है विभाजित किए जा सकेंगे। अधिक सदस्य होने से जांच जो है आसानी से हो पाएगी, अच्छे से हो पाएगी, जहां पर केक नहीं पहुंच पाता वहां पर भी पहुंच पाएगा और जो जनता का धन है उसका सही से पता लगा पाएगा और कहां पर उसका खर्च हो रहा है और पब्लिक जो धन है उसकी रक्षा भी हो पाएगी। ठीक है, दल विशेष का विरोध भावनाओं का अभाव रहेगा और राष्ट्रपति को महत्व दिया जाएगा। दूसरे वर्ग का मानना है कि केक की कार्य प्रकृति बहुसदस्यता की मांग नहीं करती है, केक का कार्य केवल जांच करना है और रिपोर्ट देना है, चुनाव आयोग की तरह किसी व्यवस्थित कार्य को करना नहीं है। मतलब चुनाव आयोग क्या करता है, वो कार्य करता है, ये चुनावों को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, बहुत सारे न्यायिक काम भी करता है चुनाव आयोग, मतलब आचार संहिता के दौरान अगर कोई उल्लंघन करता है तो ये अपने क्या कर सकता है, न्यायिक काम भी करता है चुनाव आयोग, सलाहकारी काम भी करता है। लेकिन ये केक का काम नहीं है, केक का काम तो क्या है, जांच कीजिए आप और रिपोर्ट दे दीजिए सरकार को, अब सरकार करेगी कार्रवाई। जब ये काम ही नहीं है तो फिर जांच तो ये कर ही सकते हैं अच्छे से, रिपोर्ट तो अच्छे से दे ही सकते हैं। ये मानना है जो केक के समर्थक हैं वो, है ना, मतलब केक को एक ही सदस्य मानने वाले लोग। फलतः मतलब जानने की बात क्या है, बहुसदस्यीय जो केक है की आवश्यकता नहीं है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, केक अपनी इसी संरचना में अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि केक आज भी अपने काम में अच्छा कर रहा है, निगरानी करता है, पब्लिक धन की रक्षा कर रहा है और अनेक समय समय पर अनेक घोटालों की इसने जांच करी है। जैसे अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले ही इन्होंने क्या किया, जो द्वारका एक्सप्रेस सड़क है उसमें 1 किलोमीटर सड़क में जो 250 करोड़ रुपए खर्च हुए और ऐसे 19 किलोमीटर बनानी थी, शायद 19 या 9 किलोमीटर, तो उसमें कितना पैसा खर्च हो जाता उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। वहां पर जो घोटाला हुआ उसके बारे में बताया गया है। और इसके अलावा इन्होंने पीएम केयर फंड और भी बहुत सारे फंड के बारे में और जो पब्लिक का जो पैसा है, पेंशन का पैसा, उसका भी सरकार के कार्यों में उपयोग करने का भी आरोप लगाया है। उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है केग ने। आलोचक यह मानते हैं कि प्रशासन की कुशलता एवं वित्तीय खर्च में सीधा संबंध विद्यमान होता है और केग केवल वित्तीय खर्च की निगरानी करता है। इससे प्रशासनिक कुशलता के संबंध में सही जानकारी नहीं होती है, प्रशासनिक निर्णय परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। तो केक की बहुत सारी आलोचना भी करते हैं कि ये अपना काम केवल पोस्टमार्टम की तरह करता है,
और पोस्टमार्टम करेगा तो पैसा तो पहले खर्च हो चुका है, और पैसे खर्च हो चुका है अगर, फिर उसकी निगरानी ठीक से नहीं हो पाएगी। ये बताते हैं, आलोचना करते हैं केक की। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं जल्दी ही आपसे। तो ये केक हुआ हमारा, लगभग इसका 90% पार्ट हो चुका है। एक बार और हम इसके जो अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं और बाकी चीजें हम इसका पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं जल्दी। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए, और वही बात कि आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। मिलते हैं जल्द दोस्तों।